बदल युवा संसद में क्या क्या मुद्दे उठाने जा रहे हैं, बताइए। अरे कविता जी इधर आइए, वहाँ क्यों बैठे हैं? अरे मैं तो यहीं ठीक हूँ आंटी जी, सरकार में नहीं आऊंगी। आप और आपका विपक्ष दल युवा संसद में क्या क्या मुद्दे उठाने जा रहे हैं, बताइए। मैं सरकार को लंबी वायरस और सीमा पर हो रहे आतंकी हमलों के बारे में कहने जा रही हूँ। रक्षा मंत्री जी, पाकिस्तान द्वारा हो रहे आतंकी हमलों के बारे में आपकी सरकार क्या क्या कदम उठा रही है? मैं इस विषय में सदन में एक विस्तृत वक्तव्य देने जा रही हूँ। प्रधानमंत्री जी, यूक्रेन में फंसे सैकड़ों भारतीयों को निकलवाने के लिए आपकी सरकार क्या क्या कदम उठा रही है, बताइए। यूक्रेन में फंसे प्रत्येक भारतीयों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए भारत सरकार बहुत प्रयास कर रही है और इस विषय में माननीय विदेश मंत्री जी सदन में एक विस्तृत वक्तव्य प्रस्तुत करेंगे। आप बात सुन लो या फिर एक जगह बैठ जाओ। माननीय सभासद अध्यक्ष महोदय, बैठिए। मैं अपने सभी सांसद एवं बाहर से आए हुए अतिथिगणों का स्वागत करती हूँ और इसी के साथ आज की कार्रवाई शुरू करने की घोषणा करती हूँ। महासचिव जी, निर्वाचित सांसद को शपथ ग्रहण करवाई जाए। मैं सर्वप्रथम भिवाड़ी निर्वाचन क्षेत्र से चुनकर आए हुए सांसद श्री मोहित कुमार को शपथ ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। महोदय, आप शपथ ग्रहण करेंगे या प्रतिज्ञान करेंगे? महोदय, आप किस भाषा में शपथ ग्रहण करेंगे? हिंदी भाषा में। मैं जो इस युवा संसद के लिए भिवाड़ी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि के द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा रखूंगा। मैं देश की प्रभुसत्ता को बनाए रखने के लिए जिस पद को ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक पालन करूंगा। मैं अब हिसार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से चुनकर आई हुई सांसद कुमारी मुदी को शपथ ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। महोदय, आप शपथ ग्रहण करेंगी या प्रतिज्ञान करेंगी? महोदय, मैं प्रतिज्ञा करना चाहूंगी। महोदय, आप किस भाषा में प्रतिज्ञान करेंगी? महोदय, मैं अंग्रेजी भाषा में प्रतिज्ञा करना चाहूंगी। Honorable Speaker, ma'am, I have been elected member of the Youth Parliament from Hisar Parliament set. I solemnly affirm that I will bear thorough faith and allegiance to the Constitution of India, abided by
law established that I will hold up that sovereignty and integrity upon which I am about to enter. माननीय सदस्यगण, चूंकि हम आपसे 2 महीने बाद मिल रहे हैं, मेरा दुखद कर्तव्य है कि मैं सदन में श्री चंद्रभान जी की मृत्यु की सूचना दूं। वे एक कर्षक और सामाजिक कार्यकर्ता थे। उन्होंने मजदूरों, किसानों के कल्याण, पिछड़े वर्ग एवं दलित लोगों के उत्थान के लिए जीवन भर प्रयास किए। उन्होंने सांसद के रूप में 10 वर्ष तक कार्य किया। वे एक विद्वान सांसद और प्रभावी वक्ता थे। उनके निधन से हमारे सदन को अपूर्णीय स्थिति हुई है। उनका निधन 30 जुलाई 2022 को हुआ। मैं उनको हार्दिक संवेदना व्यक्त करती हूँ। मैं ईश्वर से यह भी प्रार्थना करती हूँ कि वह उनकी दिव्य आत्मा को शांति दे। मैं ईश्वर से उनके दुखी परिवार को धैर्य प्रदान करती हूँ। अध्यक्ष जी, मैं श्री चंद्रभान जी जो अब संसार में नहीं है, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। वे एक महान देशभक्त थे। देश को उनकी सेवाओं की बहुत जरूरत थी। उन्होंने हमेशा किसान मजदूरों के हित के लिए कार्य किया। वे जनता के बहुत प्रिय थे। उन्होंने देश को कृषि मंत्री के रूप में अमूल्य योगदान दिया। हमारा सदन सदैव इस अमूल्य योगदान के प्रति आभारी रहेगा। हम परमपिता परमेश्वर से यह प्रार्थना करते हैं कि वे दुख की इस घड़ी में उनके परिवार को सहन शक्ति दे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके द्वारा अर्पित की गई श्रद्धांजलि में अपने आप को भी शामिल करती हूँ। चंद्रभान जी के साथ काम करने का सौभाग्य मुझे भी मिला था। वे अपने मधुर स्वभाव के कारण सभी के चहेते थे। वे एक खुले दिल इंसान थे। उनके निधन से हमने एक बहुत अच्छा सामाजिक, राजनीतिक एवं कृषि मजदूर कार्यकर्ता को खो दिया है। मैं शोक संतप्त परिवार को अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती हूँ। अब मैं सदन में सभी सदस्यों से अनुरोध करती हूँ कि वह खड़े होकर मौन धारण करें। मातृ जी, शोकाकुल परिवार को शोक प्रस्ताव भेज दिया जाए। अध्यक्ष जी, भिजवा दिया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, अपने मंत्री परिषद के नवनियुक्त मंत्रियों का सदन में परिचय करवाएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे वाक के माध्यम से अपने मंत्री परिषद में शामिल नए मंत्रियों का सदन से परिचय करवाती हूँ। खाद्य मंत्री प्रियंका जी, शिक्षा मंत्री आरती जी, भाग 2, अब प्रश्नकाल आरंभ होता है। मातृ जी, प्रश्नकाल संबंधित संपूर्ण ब्यौरा सदन के पटल पर रख दिया जाए। अध्यक्ष जी, प्रश्नकाल से संबंधित ब्यौरा सदन के पटल पर रख दिया है। प्रश्न संख्या 101, राष्ट्रवादी पार्टी के सदस्य लोकेश कुमार अपना प्रश्न रखेंगे। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय खाद्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि देश में हरित क्रांति होने के बावजूद भी अनाज की कमी है। किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, जबकि बाहर से गेहूं समर्थन मूल्य से अधिक मूल्य पर खरीदी जा रही है। खाद्य पदार्थों के आसमान छूते भावों से गरीबों
माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सांसद की बातों से सहमत हूँ। सरकार फिर भी इस विषय के प्रति गंभीर है। मैंने खाद्य पदार्थों की बढ़ती महंगाई को रोकने के लिए एक समिति का गठन कर दिया है, जो कि उपाय जल्द ही सरकार को सुझाएगी। हाँ, सरकार गरीबों का ध्यान रखती है। टमाटर का भाव 40 रुपए किलो, दाल का भाव 80 रुपए किलो तथा गेहूं का आटा 30 रुपए किलो। क्या ऐसी होती है सरकार? क्या ऐसी गरीबों की सरकार होती है? शांति बनाए रखें। इस बढ़ रही महंगाई के लिए हमारी सरकार जिम्मेदार नहीं है। इसके लिए पूर्ववर्ती सरकार दोषी है, जिसने किसानों को किसी प्रकार की कोई सुविधाएं नहीं दी है, जिससे कि उत्पादन बढ़ सके। साथ साथ पिछली सरकारों ने भी जमाखोरों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की। माननीय सांसद पूनम पूरक प्रश्न पूछना चाहती हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से इस विषय में पूरा प्रश्न पूछना चाहती हूँ। मैं इस सरकार से यह जानना चाहती हूँ कि क्या दालों के भाव को कम करने के लिए कोई विशेष कदम उठाए जा रही है? क्या दालों के आयात सीमित मात्रा में आयात किया जा रहा है? क्या दालों के जमाखोरों के विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई की जा रही है? खाद्य मंत्री जी इस विषय पर अपना वक्तव्य दें। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदन को अवगत कराना चाहती हूँ कि अगले महीने तक पर्याप्त मात्रा में दालों का आयात सुनिश्चित किया जाएगा। मैंने विभाग के उच्च अधिकारियों की एक एसटीएफ का गठन कर दिया है, जो जमाखोरों के खिलाफ कार्यवाही सुनिश्चित करेगी। अध्यक्ष जी, पेट्रोल व डीजल का आयात बढ़ने के साथ यातायात का खर्च बढ़ा है, जिससे महंगाई बढ़ी है। इसे कम करने के लिए जमाखोरों पर कार्यवाही की जा रही है। किसानों का उत्पादन बढ़ाने के लिए अनेक सुविधाएं दी जा रही है। आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई राशन की दुकानों पर की जा रही है। सस्ते दामों पर दालों का आयात सुनिश्चित किया जा रहा है। अध्यक्ष जी, मेरे उत्तर से माननीय सदन संतुष्ट होंगे। प्रश्न संख्या 102 भारतीय क्रांति दल की सांसद आजाद कुमारी अपना प्रश्न रखेंगी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ होने के बाद निम्न वर्ग के विद्यार्थियों में शिक्षा के प्रति रुझान किस स्तर तक बढ़ा? क्या राइट टू एजुकेशन बिल 2009 लागू करने की अधिसूचना सभी राज्यों में जारी करती है? क्या राइट टू एजुकेशन बिल 2009 लागू करने की मूलभूत सुविधाएं विद्यालयों में उपलब्ध करा दी है? माननीय शिक्षा मंत्री जी इस विषय पर अपना वक्तव्य दें। माननीय अध्यक्ष जी, शिक्षा में सुधार लाने के लिए व शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया था, जिसके तहत 2016 तक 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को माध्यमिक शिक्षा देने का प्रावधान किया गया था। लेकिन कुछ कठिनाइयों की वजह से हम इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। हमने इस काम को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान शुरू किया और मैं ये बात दावे के साथ कह सकती हूँ कि सर्व शिक्षा अभियान से निम्न वर्ग के विद्यार्थियों में
माननीय प्रधानमंत्री जी इस विषय पर अपना वक्तव्य दें। माननीय अध्यक्ष जी, मैं नेता प्रतिपक्ष और पूरे सदन को अवगत कराना चाहूंगी कि भारत का पक्ष रूस यूक्रेन युद्ध में तटस्थ देश का है। भारत सदैव शांति का समर्थक रहा है। हम हमेशा द्विपक्षीय मुद्दों को बातचीत के द्वारा हल करने के पक्षधर रहे हैं। युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। युद्ध मानवता को विनाश की ओर ले जाता है। और रही बात भारतीयों को वापस लाने की, तो उसके लिए विदेश मंत्रालय ने मिशन गंगोत्री चलाया है, जिसके तहत वायुसेना की मदद से विदेश मंत्रालय 20 विशेष विमानों से लगभग 4000 भारतीयों की वतन वापसी करवा चुका है। मैं समस्त सदन को आश्वस्त करना चाहूंगी कि एक भी भारतीय को युद्ध में फंसने नहीं दिया जाएगा और अंतिम भारतीय की वतन वापसी तक मिशन जारी रहेगा। पर्सन संख्या 104 जनता दल के सदस्य स्नेहा कुमारी अपना पर्सन रखेंगी। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय रक्षा मंत्री जी से यह जानना चाहती हूँ कि हाल में ही जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में सेना के एक कैंप पर इतना बड़ा आतंकी हमला कैसे हो गया, जिसमें हमारे 18 जवान शहीद हो गए। अध्यक्ष, जो हम सभी जानते हैं कि
सांसद बबीता कुमारी अपना प्रश्न रखेंगी। अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगी कि आज पूरा देश खासकर उत्तरी भारत और पश्चिमी भारत सूखे की चपेट में है। मैं जानना चाहूंगी कि सरकार ने सूखे की स्थिति से निपटने किसान व कृषि मजदूरों को राहत प्रदान करने के क्या कदम उठाए हैं व देश में खाद्यान्न की स्थिति की क्या स्थिति है और सूखे के निपटने के लिए सरकार क्या योजना बना रही है। माननीय कृषि मंत्री जी इस विषय पर अपना वक्तव्य दें। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सांसद को अवगत करवाना चाहूंगी कि केंद्र सरकार ने सूखे की स्थिति से निपटने के लिए बिजली की उपलब्धता में वृद्धि की है तथा जिलों में सभी प्रकार के ऋणों की वसूली रोक दी गई है। मवेशियों के लिए पेयजल व चारे की विशेष व्यवस्था की गई है। देश में अगले 10 महीनों के पर्याप्त अनाज भंडार है। सरकार किसी भी आपात स्थिति से निपटने के पूरे प्रबंध कर चुकी है। अगले सप्ताह मैं और माननीय प्रधानमंत्री जी सूखाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 175 माननीय नेता प्रतिपक्ष जो अनुप्रश्न पूछना चाहती हैं। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि मेरे गोपाल देश में जहाँ गोपाल की पूजा की जाती है उन्हीं गोपालों की आज काफी दुर्दशा हो रही है, क्योंकि लंपी वायरस ने गौ माता को अपनी चपेट में ले लिया है। विभिन्न राज्यों से प्राप्त सूचना अनुसार अब तक देश में लगभग 1 लाख से अधिक गौ माताओं की मौत हो चुकी है और लाखों लंपी वायरस की चपेट में आ चुकी है। मैं समस्त सदन की तरफ से मांग करती हूँ कि इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए और गोपालकों को उचित मुआवजा दिया जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी इस विषय पर अपना वक्तव्य दें। मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष और पूरे सदन का ध्यान गोवंश में व्याप्त लंपी वायरस बीमारी के बारे में आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए धन्यवाद करती हूँ। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहूंगी कि सरकार ने इस बीमारी को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और प्रत्येक पशुपालक को मृत पशु के मुआवजे के रूप में 50,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। दोस्तों, अब शून्यकाल आरंभ होता है। प्रश्न संख्या 117 भिवानी से माननीय सांसद हर्ष अपना प्रश्न रखेंगे। अध्यक्ष, मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र में भिवानी से लोहारू के बीच रेल लाइन बिछाने का कार्य कब तक प्रारंभ हो जाएगा। अध्यक्ष जी, अगर इस रेल लाइन को बिछाया जाता है तो देश की व्यापारिक राजधानी मुंबई को सीधे पंजाब, हरियाणा एक चंडीगढ़ से जोड़ा जा सकता है। वर्तमान में इन प्रदेशों के लोगों को मुंबई जाने के लिए पहले दिल्ली जाना पड़ता है, जो कि बहुत लंबा रास्ता पड़ता है। इस रेल लाइन के निर्माण से पिछड़े क्षेत्रों के विकास का रास्ता खुल जाएगा और वर्षों से चली आ रही लोगों की मांग भी पूरी हो जाएगी। माननीय रेल मंत्री जी इस विषय पर अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सांसद को बताना चाहूंगी कि पिछली सरकारों ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इस बार रेल बजट में इस रेल लाइन को बिछाने के लिए सर्वेक्षण वास्ते बजट आवंटित किया जा चुका है। दूसरे सर्वेक्षण के आदेश संबंधित अधिकारियों को दिए जा चुके हैं। अध्यक्ष जी, आने वाले बजट में लोहारू से भिवानी रेल लाइन के लिए बजट का प्रावधान कर दिया जाएगा। आशानुरूप इस रेल लाइन निर्माण का कार्य पूरा हो जाएगा। प्रश्न संख्या 180 राजकुमार जी अपना प्रश्न रखेंगे। अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से माननीय रक्षा मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि पूर्व सैनिकों की काफी लंबे समय से चली आ
समान रैंक, समान पेंशन के मामले में सरकार क्या कदम उठा रही है? माननीय रक्षा मंत्री जी इस विषय पर अपना वक्तव्य दें। अध्यक्ष जी, सैनिकों की समान रैंक, समान पेंशन की समस्या पिछले 40 सालों से चली आ रही है। पूर्ववर्ती सरकारों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन हमारी सरकार ने इस समस्या को दूर करने के लिए एक कमेटी का गठन कर दिया है और इसकी रिपोर्ट आते ही 1 जनवरी 2023 से समान पेंशन, समान रैंक लागू कर दी जाएगी और मांगों पर विचार विमर्श करके सैनिकों को विशेष सम्मान दिया जाएगा। पर्सन संख्या 171 ज्योति कुमारी अपना पर्सन रखेंगी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय से यह जानना चाहती हूँ कि विदेशों में जमा भारतीयों के काले धन पर उठाए गए कदमों का विवरण सदन के समक्ष कब प्रस्तुत करेंगे? माननीय वित्त मंत्री जी इस विषय पर अपना वक्तव्य दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य द्वारा काले धन को लेकर जो जानकारी चाहिए उस पर मैं बताना चाहती हूँ कि सरकार अंतर्राष्ट्रीय संधियों का पालन करते हुए विदेशी बैंकों में जमा काले धन की जानकारी हासिल करने का पुरजोर प्रयास कर रही है। इस संदर्भ में मैं यह भी बताना चाहती हूँ कि काले धन को वापस लाने के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन कर दिया गया है। एसआईटी का कार्य पूर्ण भी हो चुका है। एसआईटी की काले धन से संबंधित रिपोर्ट आ चुकी है। माननीय वित्त मंत्री महोदय से यह पूछना चाहती हूँ कि यदि काले धन की रिपोर्ट आ गई है तो उसे संसद के पटल पर कब रखी जाएगी? अध्यक्ष जी, समस्त देश उन लोगों के नाम जानना चाहता है जिन भारतीयों का विदेशों में काला धन जमा था। अतः सरकार काले धन वाले लोगों के नाम सार्वजनिक करे। माननीय अध्यक्ष महोदय, काले धन को लेकर माननीय सभासदों की चिंता वाजिब है। सरकार सर्वैधानिक प्रावधानों के तहत इस रिपोर्ट को जल्द सार्वजनिक कर देगी। विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव। अध्यक्ष जी, मैं विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने की अनुमति चाहता हूँ। मंजीत जी, क्या आपने इस संबंध में पहले नोटिस दिया है? अध्यक्ष जी, मैंने 1 सप्ताह पहले नोटिस दिया था। मंजीत जी, आप विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव रख सकते हैं। अध्यक्ष जी, मुझे एक अंग्रेजी समाचार पत्र में छपी खबर से पता चला है कि सरकार गैर कानूनी रूप से मेरे व कुछ विपक्षी सांसदों के फोन टैप करवा रही है। अध्यक्ष जी, इसमें व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। इस फोन टैपिंग से संसद सदस्य के रूप में मेरे विशेषाधिकार का हनन हुआ है। अतः अध्यक्ष जी, मेरा आपसे अनुरोध है कि मामले की जांच करवाकर दोषियों को सजा दिलाई जाए। माननीय सांसद मंजीत जी, यह प्रत्येक सांसद के विशेषाधिकार हनन का गंभीर मामला है। बिना गृह मंत्रालय की अनुमति के बिना किसी भी नागरिक का फोन टैप नहीं किया जा सकता। मास्टर जी, इनकी शिकायत उचित माध्यम से आवश्यक कार्रवाई हेतु विशेषाधिकार हनन समिति को भेज दी जाएगी। अध्यक्ष जी, भिजवा दिया जाएगा। माननीय सभासदों, आप शिवसेना पार्टी की माननीय सांसद प्रीति कामरो को प्रस्ताव लाना चाहती है। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान देश की पश्चिमी सीमा पर हो रही गोलीबारी, घुसपैठ व आतंकी घटनाओं पर दिलाना चाहूंगी, जिससे सीमावर्ती किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं। गाँव में लोगों का अमन चैन छिन रहा है। सैकड़ों निर्दोष लोग गोलीबारी का शिकार हो चुके हैं। क्या माननीय गृह मंत्री जी सोई हुई हैं? उन्हें तो अपने मंत्रालय की सुध लेने की भी फुर्सत नहीं। वे तो अपने मंत्रालय ही कभी कभार जाती हैं। अध्यक्ष जी, मैं इस गंभीर मसले पर सदन
आबकारी संचालन विभाग के अनुसार मुझे अवैध आयोजन विधेयक 2022 के 35 वाक्टल पर रखने का निर्देश हुआ है, जो राज्यसभा द्वारा बजट सत्र में पारित किया गया था। महासचिव जी, राज्यसभा द्वारा पास विधेयक की एक प्रतिशत की पटल पर रख दी जाए। अध्यक्ष जी, विधेयक की एक प्रतिशत पटल पर रख दी जाएगी। आदर व सम्मान के योग्य सभासदों, अब साम्यवादी दल की सदस्य पिंकी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाना चाहती है। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से देश में राज्य सरकारों द्वारा कृषि योग्य भूमि के अंदर अधिग्रहण के विषयों में सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। देश में राज्य सरकारों द्वारा उन्हें औने पौने भाव पर व अन्य कारपोरेट एजेंसियों को दिया जा रहा है। मुझे इसमें स्वार्थ की बू आ रही है, क्योंकि जमीन के मालिकों को मुआवजा बाजार भाव के अनुसार नहीं मिल रहा है। इसमें कुछ राज्य सरकार के सरकारी विभाग भी सबके दायरे में आते हैं। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री श्री जानना चाहती हूँ कि भूमि अधिग्रहण के खिलाफ हो रहे निर्देश किसानों के विषय में पारदर्शी नीति क्यों नहीं अपनाई जाती। माननीय गृह मंत्री जी इस विषय पर अपना वक्तव्य दें। अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदन को इस विषय पर अवगत कराना चाहूंगी कि शीघ्र ही कैबिनेट मीटिंग में इस गंभीर मुद्दे पर विचार किया जाएगा। इस संबंध में एक स्पष्ट व पारदर्शी नीति बनाए जाने का आश्वासन देते। माननीय नेता प्रतिपक्ष जोनू अपने विचार रखना चाहती हैं। अध्यक्ष जी, जैसा कि माननीय सांसद ने पहले प्रश्न उठाया है, मैं भी भूमि अधिग्रहण से जुड़े कुछ गंभीर मुद्दों के बारे में अपनी जनमानस से जुड़ी चिंताओं व आशंकाओं से माननीय सदन को अवगत कराना
का ठोस प्रयास है। इसमें हमारा प्रयास सभी दलों संगठनों को साथ लेकर चलने का है। हम एक पारदर्शी व समर्थ किसान हितैषी नीति के पक्षधर हैं। मैं माननीय सदन को आश्वासन देती हूँ कि इस विषय में जल्द एक विधेयक पेश किया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष से यथोचित सहयोग अपेक्षित है। जेपीसी का गठन हो, जेपीसी का गठन हो, जेपीसी का गठन हो। शांति बनाए रखें। मैं सदन को विश्वास दिलाती हूँ कि एक जेपीसी का गठन किया जाएगा। माननीय सदस्यगण, मुझे घोषणा करनी है कि मेरी ओर से महामहिम पूजा नेपाली अध्यक्ष व इंग्लैंड की माननीय सांसद प्रीति, जो हमारे अतिथि के रूप में भारत में आए हैं, उनकी लाभदायक यात्रा की कामना करती हूँ। इनकी यात्रा से भारत इंग्लैंड, भारत नेपाल के बीच मैत्रिक संबंधों पर अधिक मजबूती मिलेगी। हम अपने देश में इनकी सुखद व लाभदायक यात्रा की कामना करते हैं व नेपाल व इंग्लैंड के मित्र लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। आप सदन पटल पर पत्र रखे जाएंगे। माननीय गृह मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपकी अनुमति से राष्ट्रीय मानवाधिकार विनियम 1994 के अधिनियम 8 के तहत किए गए प्रावधानों तथा प्रक्रियाओं संबंधी अधिसूचनाओं को सभा पटल पर रखती हूँ। अब विधायी कार्य आरंभ होता है। माननीय सांसद, कार्य मंत्री व महिला बाल कल्याण मंत्री सीमा विधेयक प्रस्तुत करें। अध्यक्ष जी, मैं संसद में महिलाओं के आरक्षण संबंधी विधेयक 2022 को सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति चाहती हूँ। सभाष दो। आकर्षण यह है कि माननीय सांसद मंत्री जी को महिला के आरक्षण संबंधित विधेयक सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए या नहीं। जो सदस्य इस विधेयक के पक्ष में है वो हाँ कहें। हाँ। जो सदस्य इस विधेयक के विपक्ष में है वो ना कहें। ना ना ना। हाँ कहने वालों का बहुमत है। हाँ कहने वालों का बहुमत है। हाँ कहने वालों का बहुमत है। अतः मंत्री जी को विधेयक प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती है। अध्यक्ष जी, महिलाओं की जनसंख्या पूरी जनसंख्या की आधी है, लेकिन संसद में बहुत ही कम महिलाएं पहुंचती है। संसद में तो केवल 8% ही महिलाएं चुनकर आती है। ये महिलाओं के साथ घोर अन्याय है। अतः संसद में महिला आरक्षण विधेयक 2022 को सदन में समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। सभाष दो। अब महिला आरक्षण विधेयक 2022 द्वितीय वाचन की बहस आरंभ होती है। प्रधानमंत्री जी वक्तव्य दे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस विधेयक के समर्थन में खड़ी हुई हूँ। अध्यक्ष जी, जो महिलाओं के 1/3 आरक्षण को लेकर संसद में जो विधेयक लाया गया है, उसकी भावना बड़ी उत्तम है। यदि संसद में महिलाओं की आबादी के हिसाब से आरक्षण नहीं होगा, तो देश की आधी आबादी देश के विकास में भागीदार नहीं होगी। मैं इस विधेयक का पुरजोर समर्थन करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि यह विधेयक जल्द ही कानून का रूप धारण करे व महिलाओं का मान सम्मान बढ़ाए। माननीय सांसद वी के अपने विचार रखें। माननीय महोदय, मैं इस विधेयक का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। अध्यक्ष जी, महिला आरक्षण विधेयक 2022 में कुछ खामियां हैं। इस विधेयक में मुस्लिम महिलाओं को विशेष सुविधा नहीं दी गई है। अतः मैं इसमें अल्पसंख्यक वर्ग की कुछ महिलाओं को विशेष सुविधा देने का सुझाव प्रस्तुत करता हूँ। माननीय सांसद माया अपने विचार रखें। माननीय अध्यक्ष जी, मैं महिलाओं के आरक्षण बिल का समर्थन करने के लिए खड़ी हुई हूँ। अध्यक्ष जी, सदस्य की बात स्वीकार करने योग्य नहीं है। हमारा राष्ट्र एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। हम धर्म के नाम पर आरक्षण देने की सोच भी नहीं सकते। इससे हमारे समाज में गलत संदेश जाएगा। अतः यह सुझाव स्वीकार
यदि हमने धर्म के नाम पर आरक्षण दे दिया तो देश की एकता और अखंडता खतरे में पड़ जाएगी। यह हमारे संविधान की मूल भावनाओं के भी खिलाफ होगी। अतः मैं धर्म के नाम पर आरक्षण की बात का घोर विरोध करती हूँ और आशा करती हूँ कि सभी माननीय सांसद मेरी बातों से सहमत होंगे। अब समस्त भारतीय पार्टी की सांसद प्रियंका अपने विचार रखेंगी। अध्यक्षा जी, मैं इस विधेयक का विरोध करने के लिए खड़ी हुई हूँ। अध्यक्षा जी, महिलाओं पर होने वाले अत्याचार हम सब के लिए चिंता का विषय है। अक्सर देखने में आता है जो महिला पुलिस के पास संरक्षण पाने या किसी दूसरे कारण से पुलिस उन्हें पकड़कर थाने ले जाती है तो उनकी प्रतिष्ठा का शोषण पुलिस थाना में होता है। अतः जो महिला खेतों, घरों, कार्यालयों इत्यादि में काम करती है, अक्सर वो महिला भी प्रतिष्ठाहीनता की शिकार मिलती है। अतः प्रस्तुत विधेयक में इन्हें रोकने के लिए कारगर उपाय शामिल होने चाहिए। अध्यक्षा जी, इसी के साथ मैं आपको दो पंक्तियां कहना चाहती हूँ। क्यों जन्म लेने के बाद जिंदा बेटी नदी में बहाई जाती है तो कहीं जन्म लेने से पहले ही बेटी रोग में मारी जाती है। कि माथे पे सिंदूर पतिव्रता का गहना है, गले में मंगलसूत्र फांसी का फंदा है, हाथों में चूड़ियां जैसे हथकड़ियां पहनाई जाती है और इस जमाने की झूठी मान मर्यादा में बांधकर बेटी को बंदी बनाया जाता है। आप जनवादी पार्टी की सांसद सोमवती अपने विचार रखेंगी। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से यह जानना चाहती हूँ कि आपने महिला आरक्षण विधेयक 2022 सदन के पटल पर रख तो दिया है, लेकिन आपकी सरकार आने के बाद तो देश में महिलाओं के प्रति अपराध का ग्राफ बढ़ा है। उसके लिए क्या आपने कोई उपाय किए हैं? पिछले वर्ष बलात्कार के 9,710, यौन उत्पीड़न के 1,560, अपहरण के 19,780, छेड़छाड़ के 23,333 और दहेज के 28,790 केस दर्ज हुए हैं। शांति बनाए रखें। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से यह जानना चाहती हूँ कि महिला आरक्षण विधेयक 2022 पास करने से पहले क्या हमें महिलाओं की हालत नहीं सुधारनी होगी? यदि सरकार इन अपराधों पर नियंत्रण नहीं करेगी तो इस विधेयक का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। अध्यक्ष जी, मैं अपने दो पंक्तियां कहना चाहूंगी। यह नारी स्तूप पूजनते रमन्ते तत्र देवता, नारी का सम्मान राष्ट्र का सम्मान, नारी का उत्थान राष्ट्र का उत्थान। आप जन सेवा पार्टी के सांसद हर्ष अपना वक्तव्य दें। अध्यक्ष जी, मैं इस विधेयक का विरोध करने के लिए खड़ा हूँ। यह विधेयक व्यावहारिक नहीं है। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को यह बताना चाहता हूँ कि आपकी सरकार आने के बाद महिलाओं के प्रति अपराध व दूरदर्शन पर अशिष्ट कार्यक्रमों का प्रसारण बढ़ा है। देर रात तक दूरदर्शन पर ऐसे कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाता है जिनको परिवार के साथ बैठकर देखना मुश्किल होता है। मैं आपकी सरकार आने के बाद महिलाओं की दशा का एक चित्रण प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्रति 54 मिनट एक रेप, प्रति 26 मिनट एक दहेज हत्या, प्रति घंटा एक महिला उत्पीड़न, प्रति 43 मिनट एक दहेज हत्या, प्रति 7 मिनट महिलाओं पर एक आपराधिक मामला पुलिस थानों में दर्ज हुआ है। आप नेता प्रतिपक्ष जो वक्तव्य प्रस्तुत करेंगे। अध्यक्ष जी, महिला आरक्षण विधेयक 2022 वास्तव में तारीफ के काबिल है। मैं और मेरा सारा विपक्ष दल इस विधेयक की बेहद कदर करते हैं, परंतु मुझे संदेह है कि इस विधेयक के पारित होने से महिलाओं की राजनीति में भागीदारी सुनिश्चित हो जाएगी, क्योंकि अधिकतर महिलाएं अपने पति के कहने पर निचले स्तर पर हो रहा है, फिर भी
पुरुष अपनी मनमानी करेंगे। महिलाओं का मान सम्मान बढ़ाने के लिए तथा देश का विकास करने के लिए मैं अपने साथी के प्रस्ताव का तन मन धन से समर्थन करती हूँ। अब माननीय शिक्षा मंत्री जी अपने विचार रखेंगी। अध्यक्ष जी, मैं इस महिला आरक्षण विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ी हुई हूँ। आज महिला किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। कभी है तो उन्हें अवसर देने की। मेरे विचार से इस विधेयक को कानूनबद्ध करने के लिए हमें साहस का परिचय देना होगा, धार्मिक नुमाइंदों का सहयोग करना होगा और साथ ही इस पुरुष प्रधान मानसिकता का त्याग करना होगा। तभी यह विधेयक कानून साबित होगा और अपने उद्देश्य में सफल होगा। अब नारी उत्थान मंच की अध्यक्षा पारुल अपने विचार रखेंगी। माननीय अध्यक्ष जी, नारी उत्थान मंच के अध्यक्ष होने के नाते मैंने अपने विधेयक का गहन अध्ययन किया है। मैं तहे दिल से चाहती हूँ कि यह विधेयक अधिसूचित कानून का रूप लेकर संसद में महिलाओं को उनका हक दिलवाए। लेकिन अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को कहना चाहूंगी कि मेरे साथी सदस्यों ने विधेयक से संबंधित जो भी शाखाएं उठाई हैं उनके ऊपर गंभीरता से विचार करें। वह उनके निवारण का प्रावधान विधेयक में अवश्य करें। अध्यक्ष जी, माननीय सदस्यों के आंकड़ों के साथ महिलाओं की जो वास्तविक स्थिति पड़ चुकी है, अगर उसमें कोई सुधार नहीं हुआ तो यह विधेयक अपनी मूल भावना से भटक जाएगी। सुभाष दो, अब द्वितीय वाचन बहस समाप्त होती है और तृतीय वाचन की बहस आरंभ होती है। माननीय सांसद कार्य मंत्री एवं महिला बाल कल्याण मंत्री सीमा अपना वक्तव्य दें। अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष के महिला आरक्षण विधेयक 2022 के संबंध में सुझावों को मान लिया गया है कि अन्य सांसदों द्वारा प्रस्तुत उपयोगी सुझावों पर गौर किया जाएगा। नारी उत्थान मंच के अध्यक्ष भी तारीफ के काबिल है। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदन को आश्वासन करती हूँ कि जो शंकाएं सदस्यों ने उठाई है उनका निवारण विधेयक में कर दिया जाएगा और मैं सभी समर्थन करने वाले सदस्यों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदन को आश्वासन देती हूँ कि यह विधेयक पारित होते ही लागू हो जाएगा। विपक्ष के सुझाव सत्तापक्ष द्वारा स्वीकार कर लिए हैं। अब विधेयक पर मतदान आरंभ किया जाता है। जो सांसद इस विधेयक के पक्ष में है वो हाँ कहें। जो सांसद इस विधेयक के विपक्ष में है वो ना कहें। हाँ कहने वालों का बहुमत है। हाँ कहने वालों का बहुमत है। हाँ कहने वालों का बहुमत है। अतः महिला आरक्षण विधेयक 2022 4 के मुकाबले 35 मतों से पारित किया जाता है। महासचिव जी, इस विधेयक को ऊपरी सदन में आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दिया जाए। अध्यक्ष जी, भिजवा दिया जाएगा। माननीय सुभाष दो, अब नेता प्रतिपक्ष चोनू संकल्प प्रस्तुत करेंगी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं निम्न संकल्प प्रस्तुत करती हूँ। आशा है कि सदन मुझे सहयोग करेगा। अंधविश्वास, पाखंडवाद फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। बालकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने व उन्हें तर्कसंगत बनाने के लिए पाठ्यक्रमों में बदलाव करना। माननीय अध्यक्ष जी, समाज में व्याप्त बुराइयों को समाप्त करने की जिम्मेदारी से हम अपना पला नहीं डाल सकते। प्लीज कंप्लीट करें। अध्यक्ष महोदय, मैं सदस्यों के दिए गए समर्थन के लिए आभारी हूँ और माननीय मंत्री के जवाब से संतुष्ट हूँ। अंत में अपना संकल्प वापस लेने की अनुमति चाहती हूँ। जो सांसद संकल्प वापस लेने के पक्ष में है वो हाँ कहें। जो सांसद संकल्प वापस लेने के विपक्ष में है वो ना कहें। हाँ कहने वालों का बहुमत है। हाँ कहने वालों का बहुमत है। हाँ कहने वालों का बहुमत है। अतः संकल्प वापस लेने की अनुमति दी जाती है। इसी के साथ ही सदन की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है।